गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। नम है संस्कृताई। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास में हम करेंगे गद्य काव्य कवियों के बारे में। जो गद्यकार कवि हमारे हुए हैं उनके बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टीजीटी का सिलेबस है, टीजीटी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दंडी जी लगे हुए हैं, शुभंदु लगे हैं, बाण भट्ट लगे हैं, अंबिका दत्त व्यास जी और शूद्रक। इन सभी के परिचय के बारे में हमें पढ़ना है और कोई गद्यकार हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ यही हमें गद्य काव्य कवियों के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो हमारा आपने सिलेबस दिया है तो ये तो टीजीटी के सिलेबस में ही है, तो क्या हम पीजीटी के लिए भी, जैसे कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट ऐसा होगा जो स्पेशल पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या हमें ये पीजीटी के लिए भी पढ़ना है। तो हाँ, आपको ये पीजीटी के लिए भी पढ़ना है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हमें दी गई है पीजीटी में, इनकी हम सिर्फ पीजीटी में रचना करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमसे इनका सामान्य परिचय पूछा गया है। तो हम बार बार कवियों का परिचय पढ़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए जो टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहा है वो भी ये ज़रूर देखे, और जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो भी देखे, और टीजीटी के लिए भी। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना कि ये पीजीटी में आएंगे, ये टीजीटी में आएंगे। तो अभी तक की क्लास में हमने परिचय में नीति कवियों के बारे में पढ़ लिया है, काव्य शास्त्रकारों के बारे में पढ़ लिया है और महाकवियों के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के वो क्लास देख सकते हैं। किस प्रकार से देखी जाती है वो आप सभी को पता है क्लास को। तो आइए अब हम करते हैं अपनी क्लास शुरू, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे गद्य काव्य के कवि दंडी जी। कौन है सबसे पहले? दंडी। इनको हम क्या बोलते हैं? गद्य कवि। अब आप बोलोगे कि मैम इनको गद्य कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गद्य काव्य की रचना की है। गद्य काव्य मतलब कि जो महाकाव्य होते हैं उनमें श्लोक वगैरह होते हैं, श्लोक होते हैं, और जो गद्य होते हैं उनमें लाइन दी होती है, कथा दी हुई होती है। तो इस प्रकार से दिए होते हैं। लेकिन जो श्लोक होते हैं वो अलग होते हैं। श्लोक में अलंकार वगैरह सब होते हैं, छंद भी होते हैं, लेकिन गद्य काव्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। कथा के रूप में दी हुई होती है जानकारी हमें, तो वो गद्य काव्य कहलाता है। और ये गद्य काव्य और ये जो श्लोक है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। ये सभी आप सभी जानते हैं। तो ये जो हमारे गद्य कवि दंडी है, इनके बारे में जानते हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? इनको हम आचार्य दंडी भी कह सकते हैं, और हम इनको आचार्य दंडी ही बोल कर ही चलेंगे। आचार्य दंडी का परिचय हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इनका समय कब का है, क्योंकि समय से संबंधित प्रश्न हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें सभी का समय याद होना चाहिए। तो समय है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। कहीं कहीं आपको 6ठी शताब्दी भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही जो है वो है 7वीं शताब्दी। तो अगर दंडी का समय पूछा जाए तो वो 7वीं शताब्दी ही सही होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर है कि इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है वीरदत्त। क्या नाम है? वीरदत्त। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है गौरी।
जब आप इनकी बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। आप ये मत समझा कीजिए कि मुझे ये याद नहीं हो रहा, मैं इसको किस प्रकार से याद करूं। क्योंकि देखो, मैं ट्रिक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपको जैसे अभी यहाँ पर दिया गया है, पिता वीरदत्त है, माता गौरी है, अगर इनके लिए कोई ट्रिक रखें हम, तो ट्रिक को भी तो याद ही करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रिक को अपने आप याद रख पाओगे। तो ऐसा है कि ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ती है। तो इससे बेटर है कि आप कंटेंट को ही याद रख ले। आप जैसे ही बोलोगे कि दंडी, तो दंडी नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि ये 7वीं शताब्दी की है, इनके पिता का नाम वीरदत्त है, माता का नाम गौरी है। तो इससे आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं होगे। और ये बार बार आपको रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर जैसे आपको पढ़ाता है तो उनका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस हुआ होता है, और वो पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद अपनी तैयारी करते हैं। तो जब वो तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए एक टीचर है और वो किसी कंटेंट को 10वीं बार पढ़ा रहा है, और 10वीं बार में आप देख रहे हो पहली बार, तो टीचर के लिए तो वो 10वीं बार है। और जितनी बार टीचर पढ़ाता है ना, उतनी बार ही टीचर अपनी तैयारी करके आता है। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, 10 साल पहले पढ़ लिया जैसे टीचर ने, और 10 साल के बाद आज भी पढ़ा रहा है तो टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होता है। टीचर भी अपनी तैयारी अच्छे से करता है। तो बार बार रिवीजन करने से ही एक टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाता है। तो आप अपने आप को कम मत आंका करो कि हमें याद नहीं हो पाता है। सभी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सभी को भूलने की जो है वो होती है, आदत होती है, या बीमारी समझ लीजिए, कुछ भी। लेकिन बार बार आप अगर किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाती है। आपको जैसे ही दंडी का नाम सुनेगा, आपके दिमाग में खुद ये याद आ जाता है कि इनकी रचना ये है, इनके पिता ये है, माता ये है, समय ये है। इसलिए आपको बार बार रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी। तो वैसे भी मैं आपकी संडे को क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बीच में भी किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाती है। तो आप ऐसे किया कीजिए कि जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है उसी दिन आप पीछे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनकी रिवीजन कर लिया कीजिए। तो ये क्या होगा, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो ये जो दंडी है, इनका समय है 7वीं शताब्दी, पिता है इनके वीरदत्त, माता है इनकी गौरी, और इनके पर पितामह है, कौन है? पर पितामह। पर पितामह कौन है इनके? पर पितामह है भारवी। जैसे हमने जब भारवी जी के बारे में पढ़ा था, भारवी जी के बारे में, तब हमने क्या जाना था कि भारवी के परपौत्र कौन है? तो दंडी है। अगर भारवी के परपौत्र पूछे जाए तो दंडी होगा, क्योंकि भारवी कौन है? दादा है। और वो भी कैसा दादा? परदादा। जो दादा का पापा होता है उसको हम परदादा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दंडी जो है परपौत्र है, किसका है? भारवी का। और जो भारवी क्या है? पर पितामह है, किसका है? दंडी का। दंडी का पर पितामह कौन है? भारवी है। और भारवी का परपौत्र कौन है? तो दंडी है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है। फिर आता इनका सामान्य परिचय में सिर्फ यही जानने को है। फिर है कि इनकी रचनाएं हम करते हैं। रचनाएं करने से पहले इनके बारे में 2 इनका प्रशस्तियाँ दे रखी है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या है? पहली, कबीर दंडी, कबीर दंडी कबीर दंडी ने संशय क्या कहा गया है इसके अंदर कि जो कवि है वो सिर्फ और सिर्फ दंडी ही है और कोई नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कवि है वो दंडी ही है। इसमें कोई संशय है, संदेह नहीं है। और एक और आती है कि दंडी न है पद लालित्यम। यह आपने सुना भी होगा। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है उद्भट ने।
दंडिन पदलालित्यम। आपने एक श्लोक सुना होगा, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन है पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणः। तो यहाँ पर आपने ये श्लोक सुना होगा। अब ये श्लोक किसने लिखा है ये जान लीजिए। ये श्लोक लिखा है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। इनमें से चाहे ये लाइन पूछ ले, चाहे ये लाइन पूछ ले, या ये पंक्ति पूछ ले, या ये पंक्ति पूछ ले, सभी की सभी ये पूरा श्लोक जो है वो किसने लिखा है, तो आप इसको याद रखिए। उपमा, ऊ से उपमा है, तो यहाँ पर ऊ से क्या याद रखोगे आप? उद्भट को याद रखोगे। ये पूरा का जो पूरा श्लोक है ये किसने लिखा है? ये लिखा है उद्भट जी ने। किसने लिखा है? उद्भट जी ने लिखा है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि दंडिनः पदलालित्यम, ये प्रशस्ति या ये जो कवि के बारे में, दंडी के बारे में जो प्रशंसा की गई है, ये किस कवि के द्वारा की गई है, तो ये हमें पता होना चाहिए ये उद्भट के द्वारा की गई है। चाहे हमें ये पूछ लिया जाए कि उपमा कालिदासस्य, तो ये अगर आपको पूरा का पूरा श्लोक याद होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः, तो ये तीनों जो पूरा श्लोक आपको याद है, तो आपको ये भी याद रहेगा कि ये श्लोक किसने लिखा है? उद्भट ने लिखा है। तो अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है तो आप इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। 3-4 बार जैसे ही आप इसको उच्चारण करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्या कहा गया है कि जो उपमा है, उपमा अलंकार, उसके लिए कालिदास जी प्रसिद्ध है, और भारवी जी किसके लिए है? अर्थ गौरवता के लिए। और दंडी किसके लिए है? पदों में जो लालित्य होता है उसके लिए। और माग में ये तीनों ही गुण हैं। उपमा भी, भारवीर अर्थ गौरवम भी, और पद लालित्यम भी। ये तीनों गुण किसके अंदर है? माग के अंदर है। फिर आती है इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं हम। दंडी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहले हम रचनाएं जान लेते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट है उसका हम थोड़ा सा परिचय जान लेंगे। तो रचनाओं में कौन कौन सी है? सबसे पहली है दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम। दूसरी है काव्यादर्श। तीसरी है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा वही रचना है जिसके अंदर दंडी ने ऐसा कहा है कि जो भारवी है वो मेरे क्या है? पर पितामह है। और इनका जो थोड़ा सा परिचय दिया है वो हमने भारवी के परिचय में ही जान लिया था। चौथी रचना है छंदो विचिति। छंदो विचिति। पांचवी रचना है हमारी कला परिच्छेद। कला परिच्छेद। छठी रचना है द्विसंधान काव्य। द्विसंधान काव्य। तो रचनाएं कौन कौन सी है? दश कुमार चरितम है, काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा है, छंदो विचिति है, कला परिच्छेद है, और द्विसंधान काव्यम। ये सभी की सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब आपके लिए एक प्रश्न पूछती हूँ मैं। दंडयः रचनायां
क्या है? परिगण्यते। कौ परिगण्यते। तो यहाँ पर ऑप्शन है नंबर 1, यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ। आप समझ लीजिएगा, संस्कृत पे मत जाइएगा। बस आपको ये इसका जो मीनिंग है क्वेश्चन का ये है कि दंडी की रचनाओं में किसकी गणना नहीं की जाती है। इसका अर्थ ये है क्वेश्चन का। आप संस्कृत पर मत जाइएगा, सिर्फ आप भाव को समझिए और आंसर का रिप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है? दश कुमार चरितम। बी है मुकुट ताड़ी तक। सी हो जाएगा हमारा अंबिका, सॉरी, सी हमारा हो जाएगा पार्वती परिणय, और डी हमारा हो जाएगा छंदो विचिति। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी दो रचनाएं जो है वो दंडी की है। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ और इसी से आपको रिप्लाई करना है। रचना का नाम लिखकर भी आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि क्या पता आप ये क्लास आज से 1 हफ्ते बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, तो मुझे ये याद नहीं रहता है कि मैंने क्या क्वेश्चन पुटअप कर लिया है। इसलिए आप मुझे कमेंट करोगे तो आप रचना का नाम भी लिख करके कमेंट करोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है ए एवं बी, और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे स्टेट में पूछे जाते हैं, ए एवं बी। ऑप्शन नंबर 2 है बी एवं डी। ऑप्शन नंबर 3 है ए एवं सी, और ऑप्शन नंबर 4 है ए एवं डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे ये लिख करके भेजोगे, और साथ में रचना कौन सी सही है ये भी लिख करके भेजोगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। कोई 2 रचना इसमें से सही है दंडी की, तो दोनों आप ऑप्शन में लिख करके मुझे भेजोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हमसे स्टेट में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं जो हमारी रचना है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम ये एक क्या है? दंडी की प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरितम, और इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो 10 कुमार चरितम क्या है? एक किस प्रकार का काव्य है, ग्रंथ है? तो ये है एक कथा। क्या है? कथा, या फिर आख्यायिका भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? एक कथा और आख्यायिका है। इसके बाद 10 कुमार चरितम का विभाजन किस में किया गया है? तो इसका विभाजन किया गया है पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका में। क्या है? पूर्व पीठिका, पूर्व पीठिका में कितनी है? 5 उच्छ्वास है। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है। फिर आता है मूल ग्रंथ। क्या है? मूल ग्रंथ। और मूल ग्रंथ में कितने क्या है? तो मूल ग्रंथ ही 10 कुमार चरितम है, और इसमें कितने उच्छ्वास है? 8 उच्छ्वास। कितने हैं? 8 उच्छ्वास। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 10 कुमार चरितम ग्रंथ में कितने उच्छ्वास है, तो 8 उच्छ्वास माने जाएंगे, क्योंकि मूल ग्रंथ में 8 ही उच्छ्वास है।
इसके बाद है उत्तर पीठिका। क्या है? उत्तर पीठिका। और उत्तर पीठिका में कितने उच्छ्वास है इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि जो हमारी 10 कुमार चरितम है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऐसा समझ लीजिए। पहला है पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास है। फिर है मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथ में कितने हैं? 8 उच्छ्वास है, जिसको 10 कुमार चरितम नाम से भी जाना जाता है। और फिर है उत्तर पीठिका। और 10 कुमार चरितम में क्या है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये 10 कुमार कौन कौन से हैं ये आप सभी के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है कि 10 कुमार कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पीजीटी में ही पूछे जाएंगे। और वो पीजीटी में हम जब 10 कुमार चरितम पढ़ना होगा तो उसमें हम जान लेंगे कि 10 कुमार चरितम कौन कौन से 10 कुमार है जिसके चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। अब आता है कि ये जो 10 कुमार चरितम है इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। उपजीव्य आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है? उपजीव्य जिसको आधार मान करके रचना की जाती है। तो ये है गुणाढ्यकृत गुणाढ्यकृत बृहत कथा। क्या है? गुणाढ्यकृत बृहत कथा। तो यहाँ से उपजीव्य लिया गया है और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये पूछा जा सकता है इसका नायक कौन है। तो इसका नायक जो है वो है राजवाहन। कौन है? राजवाहन। 10 कुमार चरितम का नायक कौन है? राजवाहन है। और नायिका कौन है? अवंती सुंदरी। नायिका कौन है? अवंती सुंदरी है। और नायक जो है वो राजवाहन है। फिर है कि काव्य आदर्श जो दूसरी रचना है इनकी, तो वो एक क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ है। और उसके अंदर कितने परिच्छेद है? तो काव्य आदर्श में 6 परिच्छेद है। सिर्फ यही याद रख लीजिएगा, काव्य आदर्श में 6 परिच्छेद है। जिस प्रकार साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है, इसी प्रकार से काव्य आदर्श जो है इसमें 6 परिच्छेद है। फिर आते हैं हमारे गद्य कवि सुबंधु जी। सुबंधु इनका समय क्या है? इनका समय माना जाता है 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच। 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच इनका समय माना जाता है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनकी बाद में एक रचना आती है जो रचना इम्पोर्टेंट है और रचना के विषय में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है रचना का नाम? रचना का नाम है वासवदत्ता। क्या नाम है? वासवदत्ता। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एक रचना है स्वप्न वासवदत्ता और एक रचना है वासवदत्ता। तो ये जो वासवदत्ता है ये सुबंधु की है। सीधा जो वासवदत्ता है ये सुबंधु की है। और जो स्वप्न वासवदत्ता है ये किसकी है? भास की। किसकी है? महाकवि भास की रचना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वासवदत्ता जो है वो सुबंधु की है। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो वासवदत्ता है इसमें स्वप्न का नाम नहीं है। तो यहाँ पर सु से शुरू होने वाला है कवि जो है, इसका विपरीत समझ लीजिए। यहाँ पर सु शब्द से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो है जो कवि है उसके नाम में सु नहीं है। और यहाँ पर सु शब्द से शुरू नहीं हो रहा है तो इसके कवि के नाम में सु है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वासवदत्ता है उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वासवदत्ता जो रचना है ये सुबंधु की है। क्या है? सुबंधु की। और इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो ये हम जान लेते हैं। वासवदत्ता का जो नायक है वो कौन है? कंदर्प केतु। कौन है? कंदर्प केतु। कंदर्प केतु वासवदत्ता का नायक है। और नायिका कौन है? नायिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कौन है? वासवदत्ता। वासवदत्ता। अगर हमसे स्वप्न वासवदत्ता का नायक पूछा जाए तो उसका नायक हो जाएगा उदयन। कौन है? उदयन। लेकिन वासवदत्ता का नायक कौन है? कंदर्प केतु। और प्रश्न इसी से पूछा जाता है।
किससे पूछा जाता है? सुबंधु की जो वासवदत्ता रचना है उसका ही नायक पूछा जाता है। और ये पीछे बीपीएससी में भी पूछा गया था। टीआरई जो 3.0 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वासवदत्ता का नायक कौन है? तो ये कौन है? कंदर्प केतु है। कौन है? कंदर्प केतु है। और जो कंदर्प केतु का मित्र है वो कौन है? मकरंद। कौन है? मकरंद। मकरंद मित्र है। और ये जो रचना है वासवदत्ता, इसका जो रस है वो क्या है? श्रृंगार। किस रचना में किस रस में इस रचना की गई है? तो ये की गई है श्रृंगार रस में। गुण कौन सा है? ओज गुण है। नहीं पूछा जाता इतना डीपली। अलंकार क्या है? अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। और ये भी पूछा जाता है कि इसका उपजीव्य, तो उपजीव्य क्या है? उपजीव्य हमें पता ही है कि उपजीव्य क्या होता है, जिसको आधार मान करके। तो ये क्या है? ये पूर्णतः काल्पनिक है। अर्थात जो सुबंधु है इन्होंने अपने आप से ये रचना घड़ी है, किसी को आधार मान करके इसकी रचना नहीं की गई है। आज की क्लास में सिर्फ हम 2 परिचय ही पढ़ेंगे, 2 गद्य कवियों का परिचय पढ़ेंगे, दंडी और सुबंधु। कल की क्लास में हम जो बाकी 3 रहते हैं वो करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल समर्पण संस्कृत चैनल को ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर 2 है, एक ग्रुप है एक चैनल है। तो जिसमें आपको सर्च करने पर सब्सक्राइबर दिखे, मतलब इतने सब्सक्राइबर है इस चैनल पर, लगभग अभी के लिए 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई होप आप क्लास बाद में देख रहे हैं तो बढ़ जाए। तो आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पीडीएफ ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाएगी, ग्रुप में ही आपको पीडीएफ दी जाएगी। चैनल पर ही आपको पीडीएफ दी जाएगी, समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल पर। ग्रुप में क्या है कि ग्रुप में आपका कोई एक आधा डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो उसके लिए आप एसएमएस कर सकते हैं ग्रुप में। तो आप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपको जो ये पीडीएफ है वो किस में दी जाएगी? वो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पर ही चैनल पर ही दी जाएगी। इसलिए कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।